Hello students, good morning. So today in revision we will discuss about the section C of the paper. So हमारी जो न्यू पेपर स्टाइल है वहाँ पे सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होंगे, 31 to 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 10 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, बट यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस में से कंपलसरी 7 क्वेश्चंस ओनली लिखने हैं। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ये पेपर स्टाइल चेंज हो गई है, दैट्स वाई मैं फिर से मेंशन करती हूँ कि 10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में, उसमें से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और वहाँ पे 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंपलसरी लिखने होंगे। और यहाँ पे एक के ऑप्शन में एक नहीं होगा, टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। आपको किसी भी क्वेश्चन के और में कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, ओके, बट टोटल 7 क्वेश्चन होने चाहिए कंपलसरी, और 7 इंटू 2 14 टोटल मार्क्स होंगे, ओके। तो ये सेक्शन सी की क्वेश्चन की डिटेल है और उसकी क्वेश्चन कैसे होगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 31 to 40 इन शॉर्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, तो आप 2 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे, ओके। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जनरली विच इंस्टीट्यूट प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट होती है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, म्यूनिसिपालिटीज़ होती है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट रन करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम कहेंगे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो पब्लिक के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये उसका आंसर हो गया। विच इंस्टीट्यूट वर्किंग एज अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस है जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह वर्क करती है। तो इसका आंसर 2 इंस्टीट्यूट में होगा, NSDL CDSL। NSDL CDSL मेंशन करके आपको उसका फुल फॉर्म भी मेंशन करना होगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी, CDSL का सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिपोजिटरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो मतलब वो एजेंट होती है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ओके। और ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस होगी। सो ये होती है बैंक्स, ऐसी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो DPs के एजेंट की तरह वर्क कर सकती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर कैन सेल द मॉर्गेज असेट्स बाय द कंपनी। तो जो डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टीज होते हैं वो कब जो असेट्स होती है, जो मॉर्गेज की गई होती है डिबेंचर होल्डर के लिए, उसको सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट की मॉर्गेज असेट क्यों की जाती है कि जो डिबेंचर होल्डर होता है उनको कोई हार्म ना हो, उनके इंटरेस्ट को कोई हार्म ना हो, दैट्स वाई कंपनी की कोई असेट को मॉर्गेज किया जाता है, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आए फ्यूचर में कि कंपनी डेप्ट पे ना कर सके, तो उस टाइम उस असेट्स को बेच के उन लोगों को पैसे रिटर्न किए जाते हैं। तो ट्रस्टी कब वो असेट सेल कर सकता है, मॉर्गेज असेट कब सेल कर सकता है, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि कंपनी ने जो एग्रीमेंट किया होगा डिबेंचर होल्डर्स के साथ, तो वो एग्रीमेंट में जो प्रोविज़न मेंशन होते हैं वो फॉलो नहीं करती है कंपनी, या फिर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है कि ईयरली और हाफ मंथ और हाफ ईयरली इतना इंटरेस्ट कंपनी डिबेंचर होल्डर को देगी। बट इफ़ कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करती है,
और डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को हार्म करती है, उनके अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा वर्क करती है, तब वहाँ पे ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के लिए ये असेट सेल करते हैं और उसमें से जो पैसे आते हैं वो डिबेंचर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सेल क्यों करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय फिक्स चार्ज ऑन असेट्स। तो कंपनी क्या करते हैं कि जब डिबेंचर इशू करते हैं तो वो ऑलरेडी हमें पता है कि उस टाइम कंपनी की कोई असेट्स को वो लोग मॉर्गेज करते हैं। तो मॉर्गेज करते हैं तो वहाँ पे अगर कंपनी कोई फिक्स असेट्स को मॉर्गेज करती है तो वहाँ पे फिक्स चार्ज क्रिएट होता है। और अगर इफ़ कोई कंपनी का उसकी सारी असेट्स को मॉर्गेज करती है तो वहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा। ओके तो ये फिक्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है कि अगर फिक्स असेट्स को मॉर्गेज किया गया है, प्लेस किया गया है, तो वहाँ पे फिक्स असेट्स को किया गया है तो फिक्स चार्ज क्रिएट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्टर एज अ एम्प्लॉय, डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। तो जो सिचुएशंस है, पोजीशन है डायरेक्टर की, वो क्वेश्चन मार्क है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉय है कंपनी का। तो उसको एक्सप्लेन करने के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं या फिर 4 मार्क में आपको सारी उसकी लीगल पोजीशन को डिस्कस करने को पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे आपको 4 जो पोजीशन है उसको मेंशन करना होगा और 1 बाय 1 एवरी पोजीशन को, लीगल पोजीशन को डिस्कस करना होगा। तो आपको ये 2 मार्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अगर 2 मार्क में नहीं आता है तो 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है तो वहाँ पे शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। कैसे? बाय वोटिंग। तो वहाँ पे पहले वोटिंग होती है और जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगा तो उसको डायरेक्टर की तरह चूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द वोटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो दैट्स वाई दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो डायरेक्टर वर्क भी कंपनी के लिए करते हैं बट ये भी इंश्योर करते हैं कि जो शेयर होल्डर होता है उनके इंटरेस्ट को कोई हार्म ना हो, शेयर होल्डर के साथ कोई गलत चीज़ ना हो, वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्टर की होती है बिकॉज उनको अपॉइंट शेयर होल्डर्स ही करते हैं। तो दैट्स वाई डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं लाइक डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। तो वो ट्रस्टी कैसे हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। एम्प्लॉय है तो वो कैसे एम्प्लॉय है वो डिस्कस करना होगा। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। सो स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रपोजल क्या है। तो जब भी शेयर होल्डर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरल मीटिंग में रखते हैं तो उसको प्रपोजल बोला जाता है। और ये प्रपोजल जब वोटिंग के साथ वहाँ पे मेजॉरिटी वोटिंग जहाँ आती है और कोई एक रिज़ल्ट आता है तो उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। वहाँ पे मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजॉरिटी के साथ वो प्रपोजल पास होता है तो उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। और स्पेशल रिजोल्यूशन कब बोलेंगे? जब जहाँ पे हायर मेजॉरिटी होगी बट हायर मतलब कि 75% मेजॉरिटी और उससे हायर मेजॉरिटी के साथ प्रपोजल पास किया जाता है, मोशन पास होता है, तब उसको हम स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो ये है डेफिनेशन स्पेशल रेजोल्यूशन की। और जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पूछा जाए तो वहाँ पे 75% मेंशन होना रिक्वायर्ड है बिकॉज ये असेंशियल प्रोविज़न है 75% का। और अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो तो वहाँ पे आपको 51% मेजॉरिटी मेंशन करनी है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट
most probably for whom the application of compulsory dissolution is done। तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना होगा कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन है तो वो किसके लिए किया जाता है। बिकॉज ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप 2 या 3 मेंशन करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो फर्स्ट क्या आएगा कि कोई ऐसी कंपनी है जो अपनी डेब्ट्स जो है वो पे नहीं कर सकती, अनेबल टू पे डेब्ट्स है, तो वहाँ पे कोर्ट उसे ऑर्डर कर सकती है फॉर द डिसोल्यूशन, तो वहाँ पे वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उसके 1 ईयर के बाद भी कोई एक्टिविटी उसने स्टार्ट नहीं की है बिजनेस में, तो वहाँ पे कोर्ट उसे ऑर्डर कर सकती है उस टाइप की कंपनी को फॉर द कंपल्सरी डिसोल्यूशन। और ऐसे जस्ट एंड इक्विटेबल रीज़न भी बहुत सारे हैं, तो आपको 2, 3 या 4 आपको जितने एग्ज़ाम में रिमेंबर हो वो आपको मार्क के अकॉर्डेंस लिखने हैं, जितने मार्क्स होंगे उतने अकॉर्डेंस आपके रीजंस वहाँ होने चाहिए। ओके, तो ये सेक्शन सी हमने डिस्कस किया है। ओके, और यहाँ पे रिमेंबर रखना कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और यहाँ पे इवन आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, और आपको ऑप्शन किस चैप्टर में से होंगे वो भी हम जब ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे वहाँ पे देख लेंगे कि किस चैप्टर में से आपको सेक्शन सी सेक्शन डी में से ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको प्रिपरेशन करने में ईजीनेस आएगी। ओके।